मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मेजर कॉजेज़ के बारे में जिसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिलता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से अचानक स्ट्रोक हो सकता है। फर्स्ट वन इज़, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपकी शुगर वैल्यूज़ बढ़ी हुई रहती हैं, साथ के साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी है और आपका वज़न ज़्यादा है या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की। और जब भी क्लॉट फॉर्मेशन होता है और स्पेशली हमारे ब्रेन के अंदर ट्रैवल कर जाता है तो उस कंडीशन में हमें ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हाथ पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कभी कभार पेशेंट अचानक से बोलते बोलते उसकी स्पीच लंबी होने लग जाती है, शब्द लंबे हो रहे होते हैं, या पानी पीते पीते पानी साइड से फेस से गिरना स्टार्ट हो जाता है, या फिर पेशेंट बैठे बैठे जब खाना खा रहा होता है, चम्मच मुंह तक लेके जा रहा होता है, लेकिन जब स्पून माउथ के अंदर डाल रहा होता है तो खाना साइड से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक के साथ। सेकंड जो मेजर कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी मेंटेन्ड नहीं रहता, पुअरली कंट्रोल रहता है, आप मेडिसिन लेते हैं तो भी कंट्रोल नहीं करते क्योंकि आप डाइट में नेग्लिजेंस करते हैं, खाने पीने में परहेज नहीं कर रहे हैं, या फिर कभी कभार पेशेंट के माइंड में क्या होता है कि बीपी की दवाई खाने से नुकसान होता है, तो आज इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि बीपी की दवाई खाने से नुकसान नहीं होता, बीपी बढ़ने से नुकसान होता है। तो आपको बीपी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपनी डाइट से करें, चाहे आप एक्सरसाइजेस करके करें। जब इन सब चीज़ों के साथ नहीं हो पा रहा है और मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन को ज़रूर लेना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि बढ़ता हुआ बीपी खतरनाक है रेदर दैन योर मेडिसिन। क्योंकि एक बार अगर बीपी बढ़ गया तो आपकी बॉडी में हेमरेज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नसें फटना स्टार्ट हो जाती है प्रेशर की वजह से। और जब ऐसा हमारे ब्रेन के अंदर कंडीशन क्रिएट होती है तो इसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। और इसमें भी सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, आपकी मूवमेंट में लॉस होना, चाहे चलना फिरना है, उठना बैठना है, बोलना है, या चीज़ों को समझना है, या मेमोरी में इश्यूज़, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। खाना खाना है, डेली रूटीन वर्क करना है, ये सब हैम्पर हो जाता है क्योंकि आपकी मसल्स की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, मसल्स की मूवमेंट लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो मेजर कॉज है वो है एक्सटर्नल कॉज, जिस पे आपका बस तो नहीं चलता, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशंस तैयार हो जाती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब किसी भी टाइप की इंजरी किसी भी तरीके से हो सकती है। आपको बाहर जाते हुए कोई चोट लग सकती है, आप ट्रैवल कर रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया, या अचानक पेशेंट कभी कभार कहीं से गिर गया, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आपका ब्रेन तो इन्वॉल्व हुआ ही, सिर पे चोट लगी, हेड इंजरी हुआ, और साथ के साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी अगर इम्पैक्ट आ गया तो क्या देखने को मिलता है, या तो गर्दन के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है कम्प्लीटली, या कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है जिसे हम पैराप्लेजिया भी कहते हैं, और गर्दन से नीचे अगर हिस्सा सुन्न हो जाता है तो क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। अब प्लेजिया और पैरालिसिस में क्या डिफरेंस है, प्लेजिया वो कंडीशन है जहाँ कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, और पैरालिसिस वो कंडीशन होती है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो काफ़ी जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमारे पास आते हैं जब हम क्लिनिक में देखते हैं तो वो पैरालिसिस कंडीशन में होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ मूवमेंट प्रेजेंट होती है। प्लेजिया वाली कंडीशन इनिशियली जब आपको स्ट्रोक होता है तब बनती है, लेकिन विद टाइम जब आपकी रिकवरी होती चली जाती है तो वो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट चालू हो जाती है। तो जो प्लेजिया वाली कंडीशन है जहाँ बिल्कुल आपकी मूवमेंट लॉस है, वहाँ पर आपको पैसिव एक्सरसाइजेस करवाते रहना है पेशेंट को। मतलब पेशेंट अगर बेड रिडन भी है या व्हील चेयर पर बैठा हुआ है या लेटा ही हुआ है कम्प्लीटली, वहाँ पे भी उसकी मसल्स की मूवमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे चलकर कुछ कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो, ब्रेन अपना काम दोबारा करना स्टार्ट करे, न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसीजर जो है वो स्विच ऑन हो जाए। क्योंकि इनिशियली जब कभी भी स्ट्रोक होता है तो आपका ब्रेन खुद से कोशिश करता है रिकवरी का। अब एक फेज ऐसा आता है जहाँ पर वो स्लो डाउन हो जाता है या पॉज हो जाती है रिकवरी, वहाँ पर मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन एक पुश देती है आपकी रिकवरी के लिए। वहाँ पर आपको अपने डेली रूटीन के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने होते हैं, अपनी डाइट में एक्सरसाइजेज ऐड ऑन करनी होती है, साथ के साथ मेडिसिन का भी रोल होता है। तो जब भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आता है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री हम लेते हैं कि हुआ कैसे, क्या ब्रेन के अंदर ऐसा हुआ,
क्लॉट आया था, हेमरेज हुआ था, कोई इंजरी हुआ था जिसकी वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से कोई सूजन तो नहीं आ गई है ब्रेन में, कभी कभार ब्रेन की सर्जरी भी हुई होती है, उस कंडीशन में देखा जाता है कि मेजर रीज़न क्या रहा जिसकी वजह से कभी कभार जब ब्रेन में सूजन बनता है तो पेशेंट को दौरे आने भी स्टार्ट हो जाते हैं, फिट्स भी आ रहे होते हैं साथ में। तो देखा जाता है कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या है पेशेंट की, अभी फिजिकल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं, मेडिसिन देते हैं, साथ के साथ उसका एक डाइट डिसाइड की जाती है, उसको एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती है कि डेली बेसिस पे आपको ऐसा रूटीन फॉलो करना है, और विद इन अ मंथ उनको रिकवरी देखने को मिलती है जब वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि कारण क्या है ब्रेन स्ट्रोक के पीछे। जिन बीमारियों को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ता हुआ बीपी है, जो हमें लगता है कि बस ये तो ऐसे ही बढ़ रहा है, हम इसे हल्के में लेते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर हम शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं, इसका इलाज कर लेते हैं, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन से आप ऑटोमेटिकली बचते चले जाते हैं। आप कम वल्नरेबल होते हो इन बीमारियों को होने के, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, जो आपको कम्प्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट बना देता है। अपना रूटीन वर्क, चाहे आपको पानी का ग्लास चाहिए या कुछ काम करना है, डेली रूटीन वर्क करना है, वॉशरूम जाना है, उसके लिए भी आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते चले जाते हो अगर आपको एक बार पैरालिसिस हो जाता है तो। अगर ऑलरेडी आप पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं तो अपने रूटीन में चेंजेस लाइए, और एक बार जब रिकवरी पेशेंट की हो जाती है तो दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं अगर हम रूट कॉज को मेंटेन नहीं करते। इसलिए आयुर्वेद हमेशा रूट कॉज को मेंटेन करने का काम ही करता है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो इसी तरीके से रहता है। इसलिए आप अगर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, अभी से अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए और अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख के चलिए, ताकि आगे चलकर आप पैरालिसिस जैसी जो इतनी खतरनाक बीमारी है इसके शिकार ना हो, इससे सफ़र ना करें। आई होप ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी, क्या क्या मेजर कारण रह सकते हैं पैरालिसिस होने के पीछे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आपको अगर कुछ जानना है, जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। अपने पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन की आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा कि क्या अभी कंडीशन है, रिपोर्ट्स कोई हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए, या क्लिनिक आकर आप हमसे पर्सनली मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। पेशेंट अगर नहीं भी आ पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो आप ज़रूर लेके आइए, वो काफ़ी हद तक हमें मदद कर देती हैं उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में, उनका जो कंप्लीट रिकवरी का फेज़ है उसको आगे के लिए डिसाइड करने में वो काफ़ी मदद करती है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।